नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। हमारी खास सीरीज रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स में आज हमारे साथ शर्बानी बनर्जी जी जुड़ी हैं, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में। दैनिक भास्कर ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप के लिए काम कर चुकी हैं और अभी अपना कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। तो शर्बानी जी, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस एज ए मीडिया प्रोफेशनल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा प्रशांत। मैंने सोचा नहीं था कि मैं जर्नलिज्म में आऊंगी, ये इत्तेफाकन आना हुआ था मेरा। लेकिन जब मैं आई और मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया इस फील्ड को, तो कुछ फिर मैं इस फील्ड से कभी बाहर जा ही नहीं पाई। एक तरह से मतलब मैं कंटेंट के साथ ही जुड़ी रही, और अभी भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन फील्ड उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जो एक वक्त पे बहुत सारी चीजों के बारे में जानना या पढ़ना चाहते हैं। आप जब आप रिपोर्टिंग करती थी तो आपने किस किस तरीके से रिपोर्टिंग करी है? आप अभी बता रही थी हमारे शो शुरू होने से पहले कि हार्ड जर्नलिज्म और सॉफ्ट जर्नलिज्म, तो इसके बारे में जी जी। हार्ड एंड सॉफ्ट जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो क्योंकि मैंने टेक्निकली जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है जो भी सीखा है। तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ फीचर राइटर, मैगजीन्स के साथ काम करना शुरू किया था। मुझे लगता था वही बेस्ट तरीका है शायद जर्नलिज्म में काम करने का। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे गुड़गांव ट्रांसफर लेना पड़ा। और गुड़गांव में क्योंकि सिर्फ दैनिक भास्कर का ब्यूरो ऑफिस होता था, तो वहां मुझे बताया गया कि आपको सिर्फ रिपोर्टिंग ही एक ऑप्शन है आपके लिए। तो पहली बार मैंने जाना और समझा कि रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, फीचर राइटिंग और रिपोर्टिंग में अंतर क्या होता है। क्योंकि जब हम फीचर राइटिंग करते हैं, हमें किसी का एक्सपर्ट का कोट चाहिए या किसी की कुछ ओपिनियन चाहिए, तो हम फोन पे ले लेते हैं। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, और स्पेशली हार्ड को रिपोर्टिंग इज समथिंग जो हम सीरियस इश्यूज पे, नेगेटिव रिपोर्टिंग भी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है उसमें, लेकिन हम सीरियस इश्यूज पे बात करते हैं। जिस तरह जैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ खराबी है या गड़बड़ है या नहीं, जैसे मेडिकल हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ कुछ इश्यूज हैं, यानी हम इश्यूज को रेज कर पाते हैं जब हम हार्ड जर्नलिज्म करते हैं। तो गुड़गांव में 2 साल काम करने के दौरान मैंने एजुकेशन पे काम किया, मैंने हेल्थ पे काम किया, मैंने RWA मेरा बीट था, मैंने वो कवर किया। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मेरा बीट था, क्योंकि उसके पहले मैं फीचर राइटिंग के दौरान एंटरटेनमेंट टॉपिक्स पे लिखती रही थी। मेरी समझ भी थी और मेरा एक शौक भी था। तो एंटरटेनमेंट भी मेरी बीट होती थी, क्योंकि उस वक्त गुड़गांव में काफी मॉल्स थे और काफी सेलिब्रिटीज आते थे प्रमोशन के लिए। तो वो सेक्टर भी मैं ही संभालती थी। तो इस तरह से मैंने हार्ड जर्नलिज्म सीखा वहां पे और किया काम। और वहां से जब मैं वापस भोपाल आई, तो सिटी भास्कर पुल आउट में मुझे काम करने का मौका मिला। उस दौरान मैं समझ पाई कि अच्छा, तो ये सॉफ्ट रिपोर्टिंग होती है। सॉफ्ट रिपोर्टिंग हम यूजुअली उसको कहते हैं जो क्रिएटिव न्यूज बेसिकली हम उससे कह सकते हैं, जो फीचर न्यूज फीचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम आर्ट एंड कल्चर की अगर रिपोर्टिंग या कवरेज करते हैं, नाटक हो गया, एग्जीबिशंस हो गए, कोई इवेंट है इस तरह का, पॉटरी इवेंट्स हैं, या फिर हम कुछ सोशल चीजें कवर करते हैं, हम उसका एक अच्छा रूप जब हम दर्शाते हैं लोगों के सामने और उनको बताते हैं कि क्या हुआ उस चीज में, हम टेक्निकली लोगों को अपने स्टोरी के जरिए वहां लेकर जाते हैं, उन्हें पूरी चीज मतलब एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में उनको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप उस एग्जीबिशन में नहीं जा पाए हैं, तो अगर आप जाते तो आपको ये देखने को मिलता। दैट इज सॉफ्ट जर्नलिज्म मेरे ख्याल से। तो वो करने के बाद मुझे लगा कि ये एक बहुत इंटरेस्ट की चीज है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इस चीज में, क्योंकि मुझे लगा कि लोगों को इस चीज के लिए जोड़ना, जो वो मतलब, और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप करना। कई बार हम नहीं समझ पाते कि क्या होता होगा म्यूजियम में जाना, या म्यूजियम में जाके हमें क्या मिलेगा, लेकिन जब हम उस स्टोरीज के जरिए लोगों को ये बताते हैं कि यार ये चीज हो रही है वहां म्यूजियम में, ये है, और जब लोग आते हैं और जुड़ते हैं और हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है कि अच्छा हुआ आपकी न्यूज पढ़कर हम वहां गए तो हमें ये पता चली नई चीज, तो वो मुझे एक बहुत टच करती थी वो चीज। तो फिर मैंने धीरे धीरे सॉफ्ट जर्नलिज्म में ही काम किया, मेरा एक्सपर्टीज इसमें बढ़ता गया, और मैं बतौर सिटी भास्कर हेड मैंने काम किया 2-3 साल। फिर जब इंग्लिश न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर का लॉन्च हुआ, तो उसका भी सिटी प्लस सेक्शन में ही देखती थी। तो ये है डिफरेंस हार्ड जर्नलिज्म और सॉफ्ट जर्नलिज्म में। हार्ड जर्नलिज्म में आप इश्यूज पर बात करते हैं, सॉफ्ट जर्नलिज्म में हम वी शो द ब्राइटर साइड ऑफ द एस्पेक्ट। कोई इवेंट हैपनिंग को हम किसी तरह से अपने शब्दों में पिरोकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज सॉफ्ट जर्नलिज्म। शर्बानी जी देखिए, अमूमन तौर पर लोग सॉफ्ट से हार्ड जर्नलिज्म पर आते हैं, पर आप सॉफ्ट से हाँ हार्ड पर आए और हार्ड से दोबारा सॉफ्ट पर चले गए।
जी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग पॉलिटिकल न्यूज और क्राइम न्यूज के पीछे हाँ भागते हैं ताकि उनका नाम ज्यादा हो। तो बिल्कुल। आप उस लोग नाम से आप फीचर में आ गए, ऐसा क्यों? प्रशांत, ये एक बहुत बड़ा सच है कि हमारे सोसाइटी में, इनफैक्ट हमारी जर्नलिज्म इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि अगर आप क्राइम देख रहे हैं, पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप कोई सीरियस टॉपिक, मतलब कोई सीरियस बीट देख रहे हैं, तभी आप एक सच्चे जर्नलिस्ट हैं, आप एक सच्चे रिपोर्टर हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि रिपोर्टर एक रिपोर्टर ही होता है। अगर आप किसी सॉफ्ट स्टोरी कवर करने वाले रिपोर्टर को क्राइम बीट भी देंगे तो भी वो कर लेगा, इसलिए क्योंकि उसे पता है कि हर एंगल आपको 360 डिग्री में कैसे किसी स्टोरी को देखना है। क्योंकि जब एक रिपोर्टर नाटक कवर करने जाता है तो उसको ये भी देखना होता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, उसको ये भी देखना होता है कि ऑडियंस क्या कर रही है, उसको ये भी देखना होता है कि एक्टर्स ने वहां स्टेज पर क्या किया, उसको ये भी देखना होता है कि स्टेज कैसे बना हुआ था या क्या नहीं। वो उसको ही और शी शुड बी एन डिटेक्टिव आई, ऐसा मेरा मानना है। तो सॉफ्ट जर्नलिज्म को हमेशा बहुत लाइटली लिया जाता है, जबकि मुझे लगता है कि ये सोसाइटी का वो हिस्सा है जो लोग हमेशा पढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप सुबह उठ के अखबार पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि 15 मर गए किसी रोड एक्सीडेंट में, आपको दुख होगा, अच्छा सा फील नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पुल आउट उठाते हैं और आप एक देखते हैं कि अच्छा कल एक बहुत बड़ा नाटक हुआ या कोई बड़ी हस्ती आई थी आपके शहर में, और आप, क्योंकि आपकी पहुंच उस तक नहीं है, और लेकिन आपके रिपोर्टर ने आपके आपके बिहाफ में उनसे कुछ सवाल किए हैं और उनके कुछ जवाब मिले हैं, आपको हमेशा वो पढ़ने में अच्छा लगेगा। और अगर आपके फेवरेट स्टार आए हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि एक फेवरेट स्टार आपके एक्टर आपके शहर में आए थे, या फिर एक बहुत अच्छा नाटक आपके शहर में हुआ है। अगर हो सकता है कि एक रिपोर्ट पढ़ के आपको इतना अच्छा लगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब वो नाटक हो तो खुद देखने चले जाएं। तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है जो सॉफ्ट स्टोरीज कवर करते हैं रिपोर्टर्स उन पर, कि वो इस तरह से प्रोजेक्ट करें चीजों को कि लोग उस चीज से न केवल जुड़ पाए बल्कि उसके प्रति आकर्षित होकर अगली बार वहां जा पाए और खुद उस चीज का आनंद ले पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत टफ काम होता है। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा टफ काम ही चूज किया जाए रादर देन इजी काम चूज करने को, क्योंकि ठीक है। जब हम हार्ड स्टोरीज करते हैं तो फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जबकि सॉफ्ट स्टोरीज में हमें बहुत सारा अपने दिमाग और लॉजिक से काम करना पड़ता है। ठीक है शर्बानी जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। 10 साल पहले जी या कह लीजिए 15 साल पहले जर्नलिज्म कोर्स या पढ़ाई नहीं होती थी इतनी ज्यादा। तो हाँ। कितना जरूरी है जर्नलिज्म की पढ़ाई करके ही बच्चा पत्रकारिता में आए? ऐसा ऐसा जरूरी है या नहीं है? तो क्यों नहीं है? अच्छा, प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जो कोई आपको सिखा नहीं सकता। ये एक इनबॉर्न चीज है। अगर आप इंक्विजिटिव हैं, अगर आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, आप में सवाल पूछने और आप में उत्पन्न होते हैं अपने आप ही, तो आप अपने आप एक अच्छे रिपोर्टर या जर्नलिस्ट हैं। इनफैक्ट, और अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, अगर आपकी भाषा बहुत शुद्ध है, भले ही अंग्रेजी हो या हिंदी हो, तो आप एक बहुत अच्छे न्यूज के पर्सन बन सकते हैं। और जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनकर निकल सकते हैं। इसके लिए जर्नलिज्म की पढ़ाई करना बहुत जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। 15 साल पहले जर्नलिज्म के बहुत सारे कोर्सेज होते थे, लेकिन इतना जरूरी नहीं होता था। इट वॉज नॉट नेसेसरी कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपने ये कोर्स किया हो। आप में वो खूबियां जो मैंने अभी बताई, वो आपके एडिटर को अगर आप में दिख जाती हैं और लोगों में इंटरेस्ट है उस चीज पे काम करने को लेकर, तो हायर कर लिया जाता था उन्हें। लेकिन धीरे 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 इस चीज को बना दिया गया कि नहीं, आप इसको कोर्स करिए बाकायदा। उसकी जरूरत मुझे लगता है यहाँ पड़ती है क्योंकि अब बहुत सारी टेक्निकल चीजें जुड़ गई हैं जर्नलिज्म के साथ। पहले होता था कि आप एक कॉपी पेन लेके जाइए, आप पत्रकार हैं, आप 4 सवाल पूछिए, आप उस चीज के बारे में रिसर्च कर जाइए, आप 4 सवाल पूछिए, आप आ जाइए, आप अपनी खबर फाइल कर दीजिए। लेकिन अब क्या होता है कि आपको वो रिसर्च करने के लिए भी आपको गूगल आना चाहिए, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए, क्योंकि आजकल अखबारी दुनिया में, न्यूज रूम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम होता है, तो आपको वो सॉफ्टवेयर आने चाहिए। आपको अगर आप डेस्क पे काम कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मतलब सिंगल कॉलम क्या होता है, डबल कॉलम क्या होता है,
100 वर्ड्स की स्टोरी, कितने में क्या फिल होगा, आपको डिजाइनिंग की उतनी समझ होनी चाहिए। और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ अगर आप सीखने जाएंगे तो थोड़ा वक्त लगता है, जबकि अगर आप एक कोर्स कर लेंगे तो आपको इन सारी चीजों की समझ होगी, तो आप जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे, वो चीज आप काम में जल्दी उतार पाएंगे। तो मुझे लगता है कोर्स करना बहुत जरूरी है, लेकिन बेसिक जो कोई कोर्स आपको पत्रकार बना देगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक पत्रकार को तराश देगा वो कोर्स, ये बहुत संभव है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव बनने की जर्नलिज्म इच्छा के है। बारे में आपका क्या कहना है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इंडिया में एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज बहुत कम होता है, और बहुत कम रिपोर्टर है जो बहुत जानते कम हैं होता है जी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जी होता क्या है। तो आपको क्या हाँ, लगता है कि कितना जरूरी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, क्योंकि आज के समय इन्वेस्टिगेटिव में जर्नलिज्म बहुत जरूरी है प्रशांत, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया इज एवरीथिंग, है ना। आज की तारीख में हम कहते हैं कि हर चीज डिजिटल हो गई है, तो सही या गलत हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम उस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। दैट इज व्हाई हियर कम्स द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, कि आपको अपनी चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके और उस चीज के बारे में साक्ष्य भी आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, कि आप जो कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आपके एविडेंस, उसके एविडेंस आपके पास हैं या नहीं, तब जाकर आप एक अच्छी बड़ी स्टोरी क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपके इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बहुत अच्छे होना जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में तो हम काफी पीछे हैं अभी, नो डाउट। स्टिंग ऑपरेशंस यहाँ उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ड्रामेटिकली होते हैं, जितने अच्छे से वो बाहर होते हैं वो उतने अच्छे से यहाँ नहीं हो पाते, लोग उस चीज को अच्छे से ले भी नहीं पाते। थोड़ा डर है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को लेकर यहाँ इंडिया में, जान जाने का खतरा एंड ऑल, ये सब थोड़ा रहता है यहाँ। लेकिन इस चीज की अभी इंडिया में वाकई बहुत कमी है। अगर एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हम अभी भी डेवलप कर पाए इस इंडिया में, तो फिर एक बार फिर से जर्नलिज्म मुझे लगता है कि निखर कर सामने आएगा, बजाय अभी बहुत ज्यादा लो लेवल पे चला गया है एक तरह से। अब आपने कहा लो लेवल पे, तो मेरा यही सवाल था कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी अभी इस टाइम पे कैसी है, क्योंकि कोई मीडिया की स्वर्ण काल क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली, मीडिया का जी, कभी कोई सुनहरा काल रहा नहीं है, कि कभी 60s में, 70s में, 80s में हमेशा से मीडिया क्वेश्चन का में एक रही है। जमाने में सुन, हाँ, लेकिन प्रशांत, अगर हम पहले के जमाने की बात करें तो मीडिया का एक सुनहरा काल रहा है। अगर अखबार में कोई चीज छप जाती थी तो लोग उसको 100% सच मानते थे, क्योंकि उनको लगता था, उनको इस चीज पर यकीन था कि जो खबर छपी है वो कहीं ना कहीं वही कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेटर अच्छे से रिसर्च की, वेल रिसर्च होगी, बहुत अच्छे से समझी पढ़ी गई होगी उसके बाद। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ गए हैं आजकल। खबरों का जो कई खबरें हैं हमारे, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, लेकिन आजकल खबरों का बेस फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब हो गया है। अगर किसी एक ट्वीट को बेस करके आपने कोई खबर बना दी और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की, तो ट्वीट तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपकी खबर की प्रामाणिकता खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि क्रेडिबिलिटी को दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में क्रेडिबिलिटी इसीलिए खत्म हो गई है कि लोग पहली बात रिसर्च नहीं करना चाहते, इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, तथ्य नहीं जुटाना चाहते किसी चीज को लेकर। दूसरी बात, सीरियस टॉपिक्स पर सीरियस सवाल करने वाले बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि उस तरह की सोच रखने वाले बहुत कम हो गए हैं। जैसा कि मैंने अभी, हम थोड़ी देर, हमारे जो पिछला सवाल था, हम जो बात कर रहे थे कि पत्रकार होने के लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, मतलब अच्छा पत्रकार अगर है तो आपको अंदर से होना पड़ेगा। लेकिन आजकल वही हो रहा है, आजकल यूनिवर्सिटीज पत्रकार बना रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज जिस तरह के पत्रकार बना रही है, तो वो समझ नहीं पैदा कर सकती। वो पढ़ाई तो करा देती है, लेकिन वो समझ नहीं पैदा कर सकते। और वो समझ की कमी की वजह से प्लेसमेंट ना वाले वो सवाल पत्रकार उस पैदा तरह कर के रहे हैं। आते हैं और ना वो स्टोरी उस तरह की बन पाती है। वो प्लेसमेंट वाले पत्रकार पैदा कर रहे हैं कि बच्चों की प्लेसमेंट हाँ, हो रही है। वो बस प्लेसमेंट वाली, उनका बस ये रहता है कि 85% आ जाए, और वो क्योंकि कोर्स में अच्छे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहे हैं, तो उन्हें एक जॉब मिल जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, आजकल के जो नई जनरेशन के पत्रकार हैं, उसमें मैं बहुत ज्यादा पत्रकारों से मिली हूँ इस तरह के, जिनको ये नहीं पता होता कि सवाल क्या पूछना है, जिनको ये नहीं पता कि तैयारी किसे कहते हैं। मतलब इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी हम लोग, अगर किसी, सपोज किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू भी लेना है, तो उसके लिए हम पहले उसके बारे में, उनके बारे में पूरा पढ़ते थे, क्या पिछले इंटरव्यूज गए हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट क्या चल रहा है, पुराना क्या है। ये पढ़ने के बाद ही, हम होमवर्क करने के बाद ही किसी से कुछ सवाल पूछने निकलते थे। लेकिन अब ये होता है कि बस वो पहुंच जाते हैं कि अच्छा कोई आए हैं, ठीक है, अच्छा तो आप बता दीजिए आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं। और वो 3-4 सेट सवाल हैं, उसके इतर ना वो पूछने के लिए उत्सुक है, ना उन्हें पता ही है कि किससे बात कर रहे हैं।
तो ये बहुत एक दयनीय सी दुखद सी बात है कि इस वजह से क्रेडिबिलिटी जो है चीजों की खत्म होती जा रही है, क्योंकि पत्रकारों में वो दम नहीं बचा है कि वो उस तरह की स्टोरीज कर सके, उनकी समझ नहीं है उनमें। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल पहले और आज, अगर बिल्कुल आज की बात करें, तो पत्रकारिता कितनी बदली है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट पत्रकारिता एकदम मेजर रोल हम कर जी रही जी है। बिल्कुल, हम अगर लोगों हम ने चैनल्स पत्रकारिता पे की ही आकर जबान में कहें तो चिल्लाना शुरू 360 कर डिग्री दिया। बदल गया है। जी जी जी, पत्रकारिता एकदम 360 डिग्री बदल गया है प्रशांत, क्योंकि पहले पत्रकारिता का मतलब ये होता था कि अगर मैंने खबर कर दी है तो मतलब अगर किसी जाने माना पत्रकार जिसका नाम है और अगर उसने खबर कर दी है तो उसमें कोई शब्द नहीं बदलेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, उसमें कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन अब ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं कि मार्केट इस तरह का नहीं है, इसमें टीआरपी नहीं मिले। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में चले जाएं तो उसमें टीआरपी नहीं मिलेगी, डिजिटल जर्नलिज्म में चले जाएं तो देखते हैं इसमें पेज व्यूज नहीं मिलेंगे। तो हर चीज अब देखा जाए तो धीरे धीरे बहुत ही मार्केटिंग के उस पे आ गई है कि टीआरपीज और पेज व्यूज और इसमें ऐड आएगा या नहीं, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है रादर देन अच्छी स्टोरी के। तो अच्छी स्टोरी से आजकल किसी को लेना देना नहीं है, स्पेशली अगर हम ओनर्स की बात करें, जो मीडिया इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, उनको बस इस चीज से मतलब है कि पॉपुलैरिटी है या नहीं, पेज व्यूज है या नहीं, टीआरपीज है या नहीं, एड है या नहीं। तो दैट्स इट। तो मार्केट आज की तारीख में पत्रकारिता पूरी तरह एक बिजनेस में तब्दील हो चुकी है। मेरी नजर में पत्रकारिता, या एक आम इंसान की नजर में पत्रकारिता है सरकार से सवाल पूछना। पर आज के समय ऐसा नहीं रहा। आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे हो, आपको डर लगता है कि अगर आप सवाल करेंगे तो शायद वो बैकफायर कर जाए, या जो कि हाँ आईटी सेल है जो कि सरकारों का जी किसी का भी, जो कि गवर्नमेंट में है या जो जो विपक्ष में है, वो आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये इस तरीके का डर कब से बनना शुरू हुआ? ये या पहले से इस ही था तरीके ऐसा? का नहीं, इस तरीके का डर तभी से बनना शुरू हुआ जब पत्रकारिता बिजनेस में तब्दील हो गई। क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार आपके सवालों से खुश नहीं होती, तो आपको सरकारी एड्स नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ सरकार आपके लिए 10 और चीजें मुश्किल हालात खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि पहले के जमाने में उसूल और एथिक्स बहुत ज्यादा मायने रखते थे। तो पहले हर चीज बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट होती थी, लेकिन आज के जमाने में बहुत ज्यादा यू नो हाउ थिंग्स वर्क, तो बहुत ज्यादा तोड़ जोड़ कर चीजें चलती हैं। तो सबके वीक पॉइंट्स होते हैं, तो सरकार के पास भी मीडिया हाउसेस के वीक पॉइंट्स होते हैं। तो उनको ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं हम पर रोक ना लग जाए, हमारी मतलब हमें खत्म करने की कोशिश ना की जाए। और सबसे बड़ी बात होती है सरकारी एड्स नहीं मिलेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, तो मीडिया कंपनी नहीं चल पाएगी। वो जमाने गए जब फाके करके पत्रकार खबरें कर लेते थे, क्योंकि एक अच्छी खबर ही उनके लिए उनका सबसे ज्यादा मतलब उनका मानदेय वही होता था कि उनका नाम उनका मानदेय होता था। लेकिन आज की तारीख में एवरीबडी हैज टू रन देयर हाउस, तो वो चीज खत्म हो गई है। इस वजह से सरकार से भी सवाल लोग सोच समझ के पूछने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे एड्स रुक जाएं, या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन अब हमारी आइडेंटिटी पे कोई क्राइसिस ना आ जाए। तो ये चीजें बहुत सोच समझ के लोग कदम उठाने लगे हैं अब। मैं एक रिपोर्टर से बात कर रहा था, उसने बोला, उन्होंने बताया हमें कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं एक स्टोरी कर रही थी जेएनयू के ऊपर, और उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आए। मतलब एक स्टोरी करने के बाद मैंने कुछ इम्पैक्ट डाला सोसाइटी पर। तो ऐसा हाँ कभी आपके साथ कोई ऐसा एग्जांपल अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके? बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा कि सॉफ्ट स्टोरीज भी समाज पर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। तो मुझे याद है जब मैं मधुरिमा मैगजीन है दैनिक भास्कर की, उसके लिए जब मैं काम करती थी, तो एक स्टोरी हमने की थी कि यहाँ एक लेडी है भोपाल में, जो शी इज नाउ 75, अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड। तो उनको L5 L6 में प्रॉब्लम शुरू हुआ व्हेन शी वाज 54। तो जब उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो एक ही इलाज बताया गया कि आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बाद आप ये बहुत चांसेस हैं कि आपको पैरालिटिक अटैक आएगा और आप जिंदगी भर बेड पे ही रहेंगी, लेकिन ऑपरेशन के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उन दिनों यहाँ पे एक बहुत बड़े योग गुरु भी होते थे, तो वो वहां गई, उन्होंने उनसे सीखा, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इसका इलाज योगा में है। उन्होंने कहा है, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट मी, और आपको पेशेंटली ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके असर थोड़ा दिखने में समय लगता है। उन्होंने 6 महीना ट्रीटमेंट कराया। वो लेडी अपने पैरों पे खड़ी हुई, उन्हें कभी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ी, सॉरी ये ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने वो इतनी इंप्रेस हो गई कि 56 साल की उम्र में उन्होंने कोर्स किया बाकायदा,
योगा का, और आज की तारीख में वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाती हैं और वो उसी डिजीज का स्पेशली वो इलाज करती हैं। तो जब मैंने उनकी ये स्टोरी की थी, आप यकीन नहीं करेंगे प्रशांत की, क्योंकि ये नेशनल लेवल की मैगजीन है, हर जगह जाती है, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से फोन कॉल्स, मेल्स, चिट्ठियां कि उनका एड्रेस हमें चाहिए और हमारे घर में सब किसी को ये प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि वो इलाज के लिए। इनफैक्ट वो खुद हमारे ऑफिस आई और उन्होंने बताया कि उनको इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं कि उनको लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो कहाँ ठहराए उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कम से कम हफ्ते 10 दिन तक उन पेशेंट को यहाँ रहना पड़ेगा बेसिक्स सीखने के लिए, ताकि वो घर जाकर उन आसनों की प्रैक्टिस कर सके। तो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी मुझे का शर्मानी मतलब जी ये चेंजिंग वो लगता है कि वो मेरे लिए सबसे बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी है आज तक की। ये इस तरीके की स्टोरीज करने के बाद, इतना इम्पैक्ट करने के बाद, आप जी आपका फिर और भी मन करता होगा कि मैं ऐसी स्टोरीज और ज्यादा करूं। तो उसके बाद बिल्कुल। आपने कोई क्योंकि फॉलो अप स्टोरीज भी करनी पड़ती है, तो वो चाहे सॉफ्ट जर्नलिज्म हो या आ, हार्ड जर्नलिज्म हो, जी जी, तो फॉलो अप मैं फॉलो स्टोरीज अप तो किस नहीं, तरीके लेकिन करते हैं? मैंने इस तरह की फिर बहुत सारी स्टोरीज ढूंढनी शुरू की कि कैसे लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। इसी यही वजह है कि मैं आपको जो बता रही हूँ कि मैं सॉफ्ट स्टोरीज की तरफ वापस आई, कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं करने के लिए इन स्टोरीज के जरिए। तो जब मैं डीबी पोस्ट में थी तो एक आरती सिन्हा करके वो साउंड हीलिंग पे काम करती हैं। आरती सिन्हा खुद बहुत बीमार थी एक जमाने में, और खुद को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक सीखी। मतलब वो ये उनका इंटरव्यू मैंने किया था कि उन्होंने रेकी सीखा, उन्होंने योगा भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, उन्होंने सब किया, लेकिन साउंड हीलिंग से जितना उन्हें आराम मिला उन्हें किसी चीज से नहीं मिला। तो उन्होंने फिर साउंड हीलिंग भी सीखा। शी इज द ओनली साउंड हीलर इन इंडिया अभी, फीमेल साउंड हीलर। भोपाल में वो अपना प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन वो सिर्फ साउंड हीलिंग से नहीं करती हैं। फिर उन्होंने एक टेक्निक और इजाद की जिसमें वो साउंड हीलिंग प्लस रेकी प्लस क्रिस्टल थेरेपी, ये तीन को मिलाकर वो करती हैं किसी का इलाज, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। तो जब उनका स्टोरी किया तो भी बहुत सारे कॉल्स आए कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें चाहिए, दे दीजिए कहीं से, हमें इलाज की जरूरत है एंड ऑल। तो वो भी एक सेटिस्फैक्टरी था मेरे लिए। तो इस तरह की बहुत सारी हम लोग सोशल स्टोरीज कर चुके हैं, मैं स्पेशली कर चुकी हूँ, मेरी एक्सपर्टीज यही है कि मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज लोगों के सामने लाऊं जो उन्हें कहीं ना कहीं से मोटिवेट करे कि हमें ओके, हमें ये करना है, अब हमें आगे आना है इस फील्ड में। तो तो आपको अभी क्या लगता है कि अभी जर्नलिज्म अगले 10 साल में या अगले 5 साल में कहाँ पहुंचेगा? क्या इसका स्तर और गिरेगा या ये बेहतर होने वाला है? देखिए, प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जर्नलिज्म का स्वरूप बहुत बदल चुका है। ठीक है, जैसे जर्नलिज्म डिजिटल हो चुका है आज की तारीख में पूरी तरह। अखबार पे बहुत कम लोग रिलाय करते हैं। ज्यादातर यूथ बाहर रहता है और वो अपनी तैयारी के लिए वेबसाइट्स पढ़ना या फिर वेब ई पेपर्स पढ़ना यही सब पसंद करता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है कि वो कहाँ रहेगा। वो इतना मूवेबल है कि उसको पता नहीं है कि वो आज यहाँ है कल वहां है, तो वो अखबार कहाँ मंगवाएगा। तो डिजिटल बहुत ज्यादा हो चुका है, और डिजिटल होने की वजह से रीच भी बढ़ी है और झूठी चीजें भी बहुत बढ़ी है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी चीज शुरू हुई है इन दिनों, अगर आपने नोटिस किया हो मीडिया इंडस्ट्री में, फैक्ट चेकिंग के आप डिपार्टमेंट्स बनने लगे हैं, जिससे ये पता चल जाए कि कोई खबर सही है या नहीं है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। तो मैं ये कहूंगी कि इवॉल्व हो रहा है जर्नलिज्म धीरे धीरे। जब जब आपने इसका एक शुरू बहुत किया था नया रूप देखने को मिलेगा 10 साल बाद। जब आपने शुरू हाँ किया जी। था तो उस टाइम पर फेक न्यूज इतना ज्यादा नहीं था जितना कि अभी है। नहीं अगर उस टाइम नहीं पे फेक न्यूज था तो उसको कैसे टैकल किया जा रहा था? क्योंकि आपने अभी बताया कि अब फैक्ट चेकिंग शुरू हो गई है तो अब पता चलने लगा। उस टाइम देखिए, पर भी उस तो टाइम पे फेक न्यूज। फेक न्यूज, हाँ बिल्कुल उस टाइम पे जैसे, लेकिन एक बात अच्छी थी कि उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा होती थी, उस टाइम पे तथ्यों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जैसे अगर कोई आपके पास खबर लेकर आया है, सपोज सपोज कि उन्होंने कंप्लेंट की है, उनकी कंप्लेंट पर बहुत ज्यादा पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट लेकर आया है तो जो क्राइम रिपोर्टर होता था वो पहले पुलिस वाले से कंफर्म करता था कि भाई क्या बात है क्या नहीं है। या कोई सपोज कोई रेसिडेंट्स कुछ प्रॉब्लम लेकर आए कि ये हमारे साथ मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम है एंड ऑल, हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन रही है, हमारे यहाँ सीवर कनेक्शन नहीं ठीक हो रहा है, तो पहले वो अधिकारियों से बात करते थे, उस चीज को क्रॉस चेक करते थे, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या है असल में, क्या दिक्कत है, और उसके बाद एक खबर बनकर तैयार होती थी कि अगर रिपोर्टर को लगता था कि वाकई में वो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं और वाकई में लोग परेशानी झेल रहे हैं,
तब जाकर उस पर खबर बनती थी। अब क्या होता है कि व्हाट्सएप पे 4 फोटोज आ गई हैं, 2 लोगों ने कोड भेज दिए हैं, तो रिपोर्टर अपनी कन्वीनियंस के लिए कई बार चला देते हैं उस चीज को। कई बार क्रॉस रेफरेंस नहीं होता, कई बार डिपार्टमेंट से कोट्स नहीं लिए जाते हैं, जो कि फिर गलत हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि फैक्ट चेकिंग पहले के जमाने में इसी तरह हो जाती थी कि बहुत ज्यादा देखिए, और गलती से अगर रिपोर्टर की गलती से कोई खबर गलत चली भी गई, जिसका बाद में तो उसका अगर आपने ध्यान दिया हो कि पहले बहुत ज्यादा वो छप जाता था, वो सॉरी मतलब सॉरी का नोट छपता था, आई एम फॉरगेटिंग दैट टर्म राइट नाउ, तो कि भाई ये अपॉलजी गलत खबर हमारी ली तरफ, जाती थी। अपॉलजी छप जाती थी जी। जी। तो अपॉलजी छप जाती थी कि ये खबर यहाँ यहाँ ये गलती हो गई है, इसकी वजह से हम आपसे माफी चाहते हैं। पर तो अब अगले तो दिन इस चीज को पर लोगों को अब तो बता पूरे दिया पूरे जाता था कि प्राइम भाई ये टाइम गलत शो हो खबर रहे हैं है। फेक न्यूज के ऊपर। हाँ, अब तो पूरे पूरे प्राइम टाइम शो बन जाते हैं, क्योंकि आज खेल टीआरपी का है प्रशांत, आज खेल ऑथेंटिसिटी का बचा ही नहीं है। उनको नहीं फर्क पड़ता कि लोग सच मान रहे हैं झूठ मान रहे हैं, उनको पता है कि लोग देखेंगे, टीआरपी बनेगी और हमारा हमारा शो हिट हो जाएगा। फिर किस कौन याद रखता है, वो ये सोचते हैं। उनके लिए आज की तारीख में न्यूज और एक ड्रामा सीरीज में मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। चलिए, आपने हमारे मोस्टली सवालों के जवाब दिए। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे हमारे दर्शक घर पे ही बैठे हैं, तो आप और हाँ जी, एंटरटेनमेंट बीट को भी कवर कर चुकी हैं काफी सालों तक। हाँ तो जी। अभी इस टाइम पर आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज या मूवीज आप कौन सी रिकमेंड करेंगे जो आपको पसंद है? अ, मुझे लगता है कि अगर कोई वेब सीरीज वाकई में अच्छी देखना चाहता है तो उसे बाहर की वेब सीरीज, फॉरेन की वेब सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत समय से इस पे, मतलब इंडियन ऑडियंस तो अब जाकर मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल में वेब सीरीज और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आया है, अमेजोन और नेटफ्लिक्स के। बट वरना वो लोग बहुत सालों से हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहां पे जो कंटेंट देखने को मिलता है, जो एक रिच कंटेंट देखने को मिलता है, जो लोगों को बांधे रखता है, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो यूथ को बहुत पसंद है, और आज की यूथ तो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। पर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर इंडियन सीरीज में आपको देखना है और आपको आज की इंडियन सोसाइटी को एक्चुअली समझना है कि किस तरह से सोसाइटी वर्क करती है, किस तरह से थिंकिंग चेंज होती है, आई थिंक 4 more shots प्लीज समझना, देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके और साथ मोर साथ शॉर्ट्स के मुझे ऊपर लगता बहुत है ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि उसमें फेक कंट्रोवर्सी हो फेमिनिज्म रही बहुत है, ज्यादा है। लेकिन फेक फेमिनिज्म वो लोग कह रहे हैं जो शायद फेमिनिज्म ही नहीं समझते। मुझे नहीं लगता उसमें कहीं से भी फेक फेमिनिज्म है। उसमें जितनी चीजें दिखाई गई हैं मेरे ख्याल से वो बहुत सही हैं, क्योंकि सोसाइटी इसी तरह इवॉल्व होकर चेंज हुई है हमारी। कुछ चीजें हैं जो उसमें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उनके लिए वो बहुत अनएक्सेप्टेबल है, इसीलिए वो उनको फेक फेमिनिज्म लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी फेमिनिज्म जैसा दिखाने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की है। उसमें वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज की जो स्त्री है, जो मेट्रो की, जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं, जो चेंज हो चुका है ऑलरेडी, वहां स्त्रियां खुद को किस तरह से होल्ड कर रही हैं इन चेंजेस के साथ, और किस तरह से वो अपने को एज एन आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होने देती हैं। मतलब वो उनको कहीं ना कहीं किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। रिश्तों को समझने के लिए मुझे लगता है 4 more shots प्लीज बहुत एक अच्छा एग्जाम। और मूवीज अगर आप रिकमेंड करना चाहेंगे तो? मूवीज मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा तो कुछ देखी नहीं है कि मुझे लगे कि वो बहुत ही अपीलिंग हो मेरे लिए, तो मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर वेब सीरीज की ही मैं बात करूं तो मैंने इन दिनों, मैं खुद जासूसी कहानियों की बहुत फैन हूं, तो मुझे लगता है द मेंटलिस्ट बहुत अच्छी है अमेजोन प्राइम पे। डिसेप्शन बहुत अच्छी वेब सीरीज है। अभी स्कॉर्पियन एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है उसमें, जिसमें हम क्राइम के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। वो लोग हर चीज को, हर रिश्तों के पहलू को, इमोशंस को जिस तरह से वो लोग एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत अच्छा है। एंड कहीं से भी बहुत ज्यादा ओवर नहीं लगता है। ओवर ना उनकी एक्टिंग है, ना उनकी स्टोरी लाइन ओवर है। वायलेंस भी है तो बहुत बैलेंस्ड वायलेंस है, तो वो जस्टिफाइड वायलेंस लगता है। तो वो इसीलिए मुझे लगता है कि बाहर की वेब सीरीज, और इस वक्त मैं वेब सीरीज पर ही ज्यादा दिन गुजार रही हूँ अपने, तो मुझे लगता है कि मैं यही रिकमेंड कर पाऊंगी अभी। चलिए शर्बानी जी, आपने हमें बताया, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया। दरअसल आपने पर जो जी, फोकस रखा वो रखा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या और फैक्ट चेकिंग कितना जरूरी है आज के टाइम पे रिपोर्टिंग करते हुए। हाँ जी, आपने हमें जी, रिकमेंड करी वेब सीरीज भी, आपने हमें बताया अपने एक्सपीरियंसेस, आपने बताया कि एक रिपोर्टर कितना
सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। थैंक यू वेरी मच प्रशांत।